मोंगरी कितनी देर से अपलक अपने पिता को निहार रही थी। सधे दक्ष हाथों से उसके पिता ने बारीक रेशे, वही जो पेड़ के तनों को छीलकर निकाले जाते हैं, उन्हें आपस में गूंथ कर यानी कि बर रहे थे। देखते ही देखते सारे रेशे एक होकर एक मोटी लचीली रस्सी का रूप धारण कर चुके थे। हाँ, यही रस्सी तो सियाड़ी रस्सी कहलाती है ना, जो बस्तर के विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा के रथ को खींचने के लिए प्रत्येक गांव का अपने ओर से माँ दंतेश्वरी की सेवा में अर्पण किया गया एक सूक्ष्म सहयोग ही होता है ना। मोंगरी ही तो नाम था उसका। मछली जैसी उबलती आंखें, तांबाई चमकती त्वचा, कसा हुआ शरीर, और हाँ, वह तो अपने पिता के दुलार के नीर के भीतर ही उछलती कूदती फुदकती रहती थी। इस नेह नीर से विलग होने पर उसकी स्थिति भी वैसे ही हो जाती थी जैसे कि मोंगरी मछली को जल से निकाले जाने पर होता है ना। आज मोंगरी सुबह से ही बेहद खुश थी। उसके गांव का नाम मुरटपाल था। वहां से उसे जगदलपुर यानी कि शहर जाना था। अभी तो जगदलपुर में 75 दिवसीय रथ यात्रा अपने उफान पर जो था। ये रथ यात्रा में कोई भी बस्तर संभाग का गांव अछूता रह ही नहीं सकता था। सारे के सारे गांव के बायले यानी कि महिलाएं, मुनुख, आदमी, पीला यानी कि बच्चे, सब के सब इस शाश्वत पर्व के साक्षी बनने को आतुर जो थे। मोंगरी ने तालाब जाकर अपनी चांदी की ककनी यानी कि कंगन को इमली से के मंत्रोच्चार से मांजा था। बालों में अरंडी का तेल और उसके पैर चरण पादुका विहीन जो थे, पर उसके तांबाई त्वचा में तो मोर पंखी गोदने के टप्पे सबसे नायाब श्रृंगार हुआ करते थे। कंधे में गमछा टोकने लिए मोंगरी अपने साथियों की टोली में जाकर शामिल हो गई थी। उसे तो 10 किलोमीटर दूर जगदलपुर मेले स्थल पर पहुंचना जो था ना। बस्तर के जनमानस की जिजीविसा तो देखिए। सीधे साधे लोग सीधे पथ पर आडंबर रहित अपने पर्व का आयोजन अपने स्तर पर कर पूरे विश्व के सामने अपनी खुश मिजाजी का इत्र बिखेर ही देते थे ना। सच कह रही हूं ना मैं। मेला स्थल जिसका नाम सीरासार था, वहां पर सैकड़ों की भीड़, झुनों की आवाज, किरकोय किरिच, किरकोय किरिच। मोंगरी मचल उठी। उसे भी एक चक्कर लगाना था। सोडिसी मोंगरी निश्चल बस्तर बाला उन अनेक कन्याओं का प्रतिनिधित्व कर रही थी जो दूर दूर से गांव से आए थे। बजरिया, नारंगी जलेबी, रंग बिरंगे फीते, पान खाने को उसका दिल भी मचलने लगा था। मोंगरी की सहेली और कमली दोनों ने मिलकर आपस में पैसे गिने और पान की दुकान पर जा खड़ी हुई। पान वाले की नजर उनके अनावृत देह पर अधिक थी। दोनों ने पान खरीदा और दूर जाकर खाने लगे। जब दोनों के होंठ लाल सुर्ख हो गए तो एक दूसरे को देखकर हंसने लगी। मंगली ने कहा, तुझ होंठ सरई पाना होली। तुम्हारे होंठ सरई के पत्ते जैसे लाल हो गए हैं। उम्र अपने आप में एक नैसर्गिक सौंदर्य होता है ना। फिर मोंगरी का देहाती लापरवाह सौंदर्य ओंठों से बढ़कर गालों तक आ बिखरा था। अचानक किसी से
अपनी ओर उसने तकने का आभास पाया। हम वयस्क नौजवान, वो किसी दूसरे गांव का था। हाँ, कंधे झटकाते मोंगरी विशालकाय रथ को खींचने वालों की टोली में शामिल हो गई। बस्तर के रथ को मोटी सियाड़ी रस्सी द्वारा खींचकर माँ दंतेश्वरी की परिक्रमा कर रथ परिचालन की प्रथा सदियों से चली आ रही थी। मोंगरी और मंगली ने भी अपनी अपनी जगह बना ली। यह क्या? बाजू में फिर वही आधमका। तुझ नाम काय आसरी लेकी? तुम्हारा नाम क्या है लड़की? तू क्या काय है? तुझे क्या मतलब है? नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा था। रेले में रस्सी के छोर के पहले क्रम में व्यक्ति द्वारा जयकारा जोर से लगाया गया। उसके बाद क्रम से सभी व्यक्तियों ने भी जोर से जयकारा लगाया और जोर लगाकर रस्सी को खींचना शुरू किया। सबके सामूहिक प्रयास से ही तो रथ आगे बढ़ता है ना। रथ खींचने जैसे पुण्य काम से कोई भी जनमानस बस्तर का वंचित नहीं रहना चाह रहा था। अब मोंगरी के वापस लौटने का समय आ चुका था। पिता की सख्त हिदायत थी कि जल्दी लौटना। उफ! मोंगरी ने अपने ही सिर पर एक चपत लगाई। उम्रशुदा ख्वाहिशों ने उसे परेशानी में डाल दिया था। थोड़ा मेला कम ही घूम लेती तो क्या हो जाता। सांझ घिराई थी। सिर उठाया तो देखा कि वही युवक साइकिल लिए खड़ा था। कौन कहता है कि शाब्दिक संप्रेषण ही जरूर होता है। संवादहीन संप्रेषण मोंगरी और धर्मा के बीच हो चुका था। छठी इंद्रिय की इजाजत पर मोंगरी धर्मा की साइकिल पर बैठ चुकी थी। तुम कौन से गांव के हो? मोंगरी के प्रश्न पर धर्मा ने कहा, माड़पालचो। सांझ के धुंधलके में सिर्फ और सिर्फ चंपई अंधेरा था। यह अंधेरा चंपई इसलिए कि इसमें अल्हड़पन की अलसुबह का धुंधलका तो था ही, साथ ही विश्वास का प्रकाश भी। साइकिल चलाते वक्त मोंगरी साइकिल के सीट के पीछे बैठी थी। धर्मा के मांसपेशियों के उतार चढ़ाव को महसूस कर रही थी। पुष्ट बाहें बिल्कुल सधे क्रम में गति कर रहे थे। पूरे पीठ पर उसकी पसीने से तरबतर हो चुकी थी और पसीने की बूंदें देव पात्र पर छलकती तुलसी मिश्रित जल के समान ही छलक रही थी। शरीर का सुवास भी बिल्कुल अगरबत्ती सा महक रहा था। महुआ महुआ सा सुवास हुआ जा रहा था। नेह के बंधन में समय कोई मायने ही नहीं रखता है ना। मौन के पुलों पर दोनों के भावों का चलना शुरू हो चुका था। मोंगरी ने अपने विश्वास भरोसे वाला मन, अपने सिर को उसने आजीवन संबल साथ देने का वादा करने वाले धर्मा की पीठ से टिका दिया था। पुनः मिलने का वादा कर दोनों अलग हुए। घर के आसपास के बाड़ी में ही एक जोड़ी घूरती निगाह को महसूस कर मोंगरी जल्दी से घर के भीतर घुस गई। हाँ, उसे याद आया, यह आंखें तो उसी गांव के पनारा सचिव की थी। जब ना जाने उसके पिता को क्या पट्टी पढ़ाता था। उसने इस नापसंद नजरों को न जाने कितनी बार महसूस किया था। अगले 5 दिन पाठ सात्रा का बड़ा सा त्योहार था और फिर
धर्मा से मिलने का वादा भी तो मोंगरी को गमकाया जा रहा था। माँ दंतेश्वरी के जयकारे के साथ लोगों के दल में धर्मा व मोंगरी भी शामिल थे। यह क्या, घात लगाए वह दुष्ट, वह भी इसी पंक्ति में आ खड़ा हुआ था। बात यहीं तक रहती तो ठीक था ना, पर वह लंपट लड़कियों की पंक्तियों में सट कर खड़े होने को आतुर हुआ जा रहा था। मोंगरियों की सहेलियों के साथ एक और रस्सी को खींचने हाथ से हाथ मिलाए जा रही थी, तो दूसरी ओर धर्मा, उसके गांव व अन्य गांव के लोग भी इस भीड़ में शामिल थे। भीड़ का उन्माद बढ़ता ही गया। चर चर की आवाज ने मानो पहियों को आदेश दिया। पहिए घूमने लगे, विशाल काय लकड़ी के पहिए। यह क्या, सचिव ने धर्मा को धक्का दे दिया। धर्मा नीचे और 10 कदम की दूरी पर विशाल काय चक्का घूमते घूमते सुदर्शन की चक्र की तरह आ ही जा रहा था। मोंगरी भौचक, उफ, अब वह क्या करे। सचिव के षड्यंत्र ने अपना काम कर दिया था। हजारों लोगों की भीड़ में अगर धर्मा दब भी जाए तो क्या, यह तो मात्र एक दुर्घटना ही मानी जाएगी ना। अबोध षोडशी मोंगरी ने एक भी क्षण के 1000वें हिस्से से भी कम समय पर चंडी का रूप धारण कर लिया और सकुशल धर्मा को वापस खींच ले आए। पर सबक तो उस सचिव को सिखाना ही पड़ेगा ना। बलात् बलपूर्वक किसी स्त्री को हासिल करना जैसे शब्द को उसके शब्दकोश से निकालना ही पड़ेगा ना। स्त्री के निर्णय के अधिकार को चुनौती देने वाले उस लंपट को तो मजा चखाना ही पड़ेगा। सामूहिक उन्माद, माइक, लाउड स्पीकर, भोंपू के बीच मोंगरी ने अपने आंसू पोंछे। लहूलुहान धर्मा को जल्दी से एक टपरे में बिठाया। उस घायल शेरनी ने हुंकार भरी और देखा तो लंपट सचिव रस्सी खींचने के बहाने मंगली पोकली जैसे लड़कियों से बलात् टकराया जा रहा था। मंगली मोंगरी ने आंखों ही आंखों में कुछ कर गुजरने की भाषा का प्रण संप्रेषित कर दिया था। रथ चौराहे पर घूमने वाला ही था। पूरे परिक्रमा में मोड़ ही सर्वाधिक कठिन पड़ाव होता था, जहाँ से रथ को वापस दंतेश्वरी मंदिर के द्वार पर पुनः लाना होता था ना। सचिव सल्फे के सुरूर में लड़खड़ा रहा था। कमर में बंधी सियाड़ी रस्सी को एक हाथ से और उल्टे हाथों से मोंगरी ने सहेलियों के साथ पकड़ा। अब घसीटने की बारी सचिव की थी। सियाड़ी रस्सी की जकड़न से उसका शरीर नीला पड़ चुका था। निर्जीव शरीर सियाड़ी रस्सी में बांधा जा चुका था। आज यह रथ यात्रा किसी की अंतिम यात्रा बन चुकी थी। मोंगरी आदिवासी कन्या ने अपनी अस्मिता की रक्षा कर अपनी यात्रा पुनः शुरू कर दी थी। सियाड़ी रस्सी की दृढ़ता, उसके भीतर उसके जैसे हजारों आदिवासी बालाओं के भीतर अंतस में समा जा चुकी थी। रथ आगे बढ़ती ही जा रही थी, बढ़ती ही जा रही थी।